हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 10th का एक टॉपिक केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस इसका पार्ट 1 लेके आए हैं। मैं हूं नीतीश सर, मेधावी एजुकेशन से। चलिए शुरू करते हैं इस टॉपिक को। तो आज हम क्या सीखेंगे? हम आज सीखेंगे कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में क्या होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम लोग कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, और उसके बाद हम देखेंगे कि किसी भी अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को किस तरह से बैलेंस किया जाता है। ठीक है, हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की, तो सबसे पहली चीज तो यही है कि ये जो वर्ड है रिएक्शन, ये रिएक्शन वर्ड आया कहाँ से। ठीक है, तो कोई भी रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, या तो वो फिजिकल हो सकता है और या तो वो केमिकल हो सकता है। फिजिकल मतलब जो नेचुरली किसी चीज में आता है। ठीक है, जैसे कि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ। तो उसमें हमने पढ़ा था कि एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो वो एक रिएक्शन जो होता है वो नेचुरली आता है और उसको हम लोग कहते हैं कि वो फिजिकल रिएक्शन है। तो जब भी हम केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे, इसका मतलब है कि कोई बॉन्ड टूटा होगा और एक नया बॉन्ड जो है वो फॉर्म हुआ होगा। यही बॉन्ड टूटना और जुड़ना केमिकल रिएक्शन कहलाता है। ठीक है, हम लोग ज़्यादातर इसको इमेजिन करते हैं कि किसी लेबोरेटरी में आप एक टेस्ट ट्यूब लेके बैठे हैं और उसमें आप एसिड डाल रहे हैं, बेस डाल रहे हैं, सॉल्ट डाल रहे हैं, अलग अलग कंपाउंड्स बना रहे हैं। तो वही केवल केमिकल रिएक्शन नहीं होते हैं। बहुत सारे केमिकल रिएक्शन हमारी डेली लाइफ में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि फोटोसिंथेसिस सबसे इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, वो हमेशा होता रहता है, दिन में आप जानते हैं बिना फोटोसिंथेसिस के लाइफ ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो हम जब देखते हैं तो ये एक केमिकल लैब है, ज़रूर है, अच्छी बात है, एक केमिकल रिएक्शन हो रहा है, लेकिन सिर्फ यही केमिकल रिएक्शन है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हमारे आसपास बहुत सारे रिएक्शन होते रहते हैं जो अननोटिस जाते हैं। तो अगर हम मुझे पता करना हो कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो कहाँ हो रहा है, तो उसके लिए कुछ आइडियाज़ होते हैं जो कि हमें फॉलो करने होते हैं, कुछ साइंस होते हैं। ठीक है, तो वो साइंस क्या है? ठीक है, तो सबसे पहला साइंस है, जो साइन है वो है ये है कि वहाँ पे चेंज होगा स्टेट सब्सटेंस का। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, इनमें से कोई भी एक या कोई भी दो या कोई भी तीन या सारे ही हो रहे होंगे। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे एक साथ होते हैं। ठीक है, हम इमेजिन कर सकते हैं कि हाँ स्टेट चेंज हुआ सब्सटेंस का ड्रास्टिकली या बहुत तेजी से होता है, तो ज़्यादा उम्मीद होती है कि केमिकल रिएक्शन उसमें हुआ है। ठीक है, चेंज हो सकता है किसका? कलर का। ठीक है, किसका? सब्सटेंस का। जब भी आप कुछ मिला रहे होंगे, आप देखे होंगे कि सफ़ेद से काला हो गया, पिंक हो गया, लाल हो गया, ब्राउन हो गया। तो जो भी हुआ होगा वहाँ पे कलर चेंज होगा, तो कलर चेंज होगा इसका मतलब क्या हो रहा है? वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। उसके बाद हीट का इवोल्यूशन होगा, यानी कि उसमें से हीट निकल सकती है या उसमें हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी, एब्जॉर्ब होगी, यानी कि उसको हीट देनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आता है आपका गैस इवॉल्व हो सकती है उसमें से। ठीक है, आपने देखा होगा धुआं निकलता है कभी कभी टेस्ट ट्यूब में से, तो वो क्या है? इवोल्यूशन ऑफ गैस। और इवोल्यूशन ऑफ लाइट, कभी कभी आग लग जाती है, चमकने लगता है, तो उसको भी हम लोग बोलते हैं कि हाँ यहाँ पे कुछ केमिकल रिएक्शन तो हुआ होगा। तो बेसिकली क्या हो रहा है? यहाँ पे एक नया केमिकल सब्सटेंस बन रहा है, जिसकी वजह से ये सारे के सारे चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में होते ही क्यों हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपको मेंशन रखनी है, हमेशा अपने दिमाग में रखनी है, कि कोई भी केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, तो सिर्फ उसका केमिकल कंपोजिशन ही चेंज होगा और कुछ नहीं चेंज होगा। यानी कि एलिमेंट्स जो हैं वो चेंज नहीं होगा। सोडियम का पोटेशियम नहीं हो जाएगा, सोडियम का सोडियम ही रहेगा, बस वो किसी और के साथ बॉन्ड बना के होगा। ठीक है, हाँ, ये कब पॉसिबल है कि एलिमेंट ही चेंज हो जाए एक रिएक्शन से दूसरे में? तो वो तभी होता है जब यहाँ पे कोई रेडियो एक्टिव रिएक्शन होता हो। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी हम नोटिस करते हैं आपके न्यूक्लियर केमिस्ट्री में। ठीक, वो एक उसका अलग पार्ट है, इसको हम लोग अलग तरीके से स्टडी करते हैं, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। बेसिक जो रिएक्शन है वो तभी होते हैं जब सिर्फ केमिकल कंपोजिशन चेंज हो रही हो, एलिमेंट्स चेंज पॉसिबल नहीं है। तो रिएक्शन क्यों होंगे? तो रिएक्शन इसलिए होते हैं क्योंकि दो या दो से अधिक मॉलिक्यूल जो हैं वो इंटरैक्ट करते हैं। किस तरह से इंटरैक्ट करते हैं? तो
इस वे में इंटरेक्ट करेंगे कि मॉलिक्यूल्स जो है वो हमेशा के लिए चेंज हो जाए। हाँ, एनर्जी फर्क पड़ सकता है, घट सकती है, बढ़ सकती है, हीट देनी पड़ सकती है, हीट उसमें से निकल भी रही होगी, लेकिन किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे तो वहाँ पे एक मॉलिक्यूलर चेंज आ रहा होगा, यानी कि नया बॉन्ड बन रहा होगा। ठीक है, तो जब भी एक नया बॉन्ड बनेगा तो यानी कि वहाँ पे कुछ तो हुआ है ऐसा जिसकी वजह से वो बॉन्ड बनना चाहता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कोई भी चीज़ स्टेबिलिटी खोजती है, और स्टेबिलिटी कब होती है, जब आपकी एनर्जी लो हो, यानी कि एक लोअर एनर्जी कन्फिगरेशन उन एटम्स के लिए उस जगह पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तभी वो बॉन्ड टूटना चाहते हैं और एक नया बॉन्ड फॉर्म करना चाहते हैं। नहीं तो कोई क्यों अपना बॉन्ड तोड़ के बैठेगा, कोई अपना घर छोड़ के थोड़े ना जाता है। ठीक है, तो घर छोड़ के तभी जाएगा दूसरी जगह जब उसको वहाँ पे एक ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन यानी कि लोअर एनर्जी कन्फिग्रेशन मिल रहा होगा। ठीक है, अब जाहिर सी बात है आपको मिल रहा है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ तक जाने का एक रास्ता भी होना चाहिए। तो एक फेवरेबल एनर्जी स्टेट भी होनी चाहिए वहाँ पे, और वहाँ पे जाने का एक रास्ता भी होना चाहिए। ठीक है, बिना किसी रास्ते के आप इस स्टेबिलिटी तक नहीं पहुँच सकते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं आपको बोलूँ आपको ज़्यादा स्टेबल कन्फिग्रेशन आपको मुंबई में मिलेगा, लेकिन अगर मुंबई जाने के लिए ना ही ट्रेन है, ना ही रोड है, ना ही आप फ्लाइट से जा सकते हैं, तो आप वहाँ पे पहुँच नहीं सकते। तो पहुँचने के लिए रास्ता भी होना चाहिए और एक लोअर यानी कि स्टेबल एनर्जी कन्फिग्रेशन का होना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो जब हम एनर्जी कन्फिग्रेशन की बात करते हैं तो वो आता है हमारे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, ये क्लास 11 का एक टॉपिक है थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जब इसकी स्टडी करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कौन सा रिएक्शन फिजिबल है, कौन सा रिएक्शन फिजिबल नहीं है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। ठीक, और जब भी हम पाथ की बात करेंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं काइनेटिक्स ऑफ द रिएक्शन, यानी कि किस तरह से वो प्रोसीड कर रहा है, प्रोसीड करेगा भी कि नहीं करेगा, वो थर्मोडायनेमिक्स, प्रोसीड करेगा तो किस तरह करेगा, वो केमिकल काइनेटिक्स पे आएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं कि केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं इस फिगर में कि एक केमिकल रिएक्शन लिखा हुआ है। अभी यहाँ पे देखिए, इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज है। ये क्या है, ग्लूकोज। ये जो ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट गया और हमारे शरीर में कार्बन डाइऑक्साइड दिया और पानी दिया, साथ में यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है जो कि हमारे डेली फंक्शंस में यूज होती है। तो केमिकल इक्वेशन क्या है, कोई भी प्रोसेस हो रहा है उसको हम लोग केमिकल सब्सटेंसेस की जो प्रेजेंस है, मतलब जो एटम्स उसमें प्रेजेंट हैं उनकी कंपोजिशन के हिसाब से वो एक साथ किस तरह से आएंगे और फिर बाद में क्या बनाएंगे, उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो जैसे कि ये हमारा यहाँ पे ये जो हिस्सा है इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, रिएक्टेंट है। क्यों, क्योंकि यही दोनों आपस में रिएक्ट कर रहे हैं किसी फेवरेबल कंडीशन में। ठीक है, और उसके बाद ये जो दो हिस्से हैं इसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, प्रोडक्ट है। क्यों, क्योंकि ये रिएक्शन हुआ, इनके बॉन्ड टूटे और ये क्या बना, तो ये बना है हमारा प्रोडक्ट। मतलब रिएक्शन की स्टार्टिंग में जो प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं रिएक्टेंट, और जब रिएक्शन खत्म होने वाला होता है तो जो बचता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट है ये। ठीक है, तो कोई भी केमिकल इक्वेशन में हम क्या करते हैं, सिंबल के मीन्स के थ्रू, ठीक है, एक फॉर्म यानी कि जो उसका फॉर्मूला होगा सब्सटेंस का उसको जब ऐड करते हैं तो जो शो होता है उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, क्या ये क्या दर्शाता है, तो क्या हो रहा है इस प्रोसेस के दौरान, क्या ये शो कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये आपका ऑक्सीजन है जो कि इसको तोड़ देगा। हम सांस लेते हैं, रेस्पायरेशन करते हैं, वही ऑक्सीजन जो है इस ग्लूकोज को तोड़ती है, और ये ग्लूकोज जब टूटता है तो हमारे शरीर में CO2 बनता है जो कि हम एक्सेल करते हैं ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, पानी निकलता है और साथ में यहाँ पे एनर्जी भी रिलीज होती है। वही एनर्जी हम लोग यूज़ करते हैं हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को अंजाम देने के लिए।
ठीक है। तो जो लेफ्ट साइड में होते हैं हमेशा रिएक्शन के लेफ्ट साइड में, ये माना गया है कि जो लेफ्ट साइड में दिया जाएगा वो हमेशा क्या होगा, रिएक्टेंट होगा, यानी कि जो चीज़ रिएक्ट कर रही है, यानी कि जो चीज़ स्टार्टिंग में मौजूद है ड्यूरिंग रिएक्शन, उसको हम लोग बोलेंगे क्या है, ये रिएक्टेंट। और जो राइट हैंड साइड में है उसको हम लोग हमेशा बोलेंगे प्रोडक्ट, यानी कि जो रिएक्शन खत्म होते होते बच रहा है उसको हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, प्रोडक्ट है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसको बैलेंस क्यों करना पड़ा। ठीक है, सब लोग बोलते हैं बैलेंसिंग बैलेंसिंग बैलेंसिंग, तो बैलेंसिंग सिर्फ इसलिए होती है ताकि हम कंजर्वेशन ऑफ मास के लॉ को फुलफिल कर सकें। अब ये फुलफिल कैसे होगा, जैसे मैं दिखाऊं, तो ये जैसे आपका एक केमिकल रिएक्शन है C6H12O6 और O2। अब जाहिर सी बात है, एक तरफ कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं और ऑक्सीजन के 6 और 2 8 हैं। दूसरी तरफ जब हम देखेंगे तो ऑक्सीजन के हमारे पास 2 और 1 3 है, हाइड्रोजन के 2 हैं और कार्बन का सिर्फ 1 है। तो अगर हम देखें ध्यान से तो कार्बन इसमें से 5 गायब हो गया प्रोडक्ट साइड में, हाइड्रोजन जो है वो 10 गायब हो गया और ऑक्सीजन जो है वो 5 गायब हो गया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि ऑक्सीजन कहीं चला जाए, कार्बन कहीं चला जाए, हाइड्रोजन कहीं चला जाए और पता ही ना चले। सीधी सीधी बात तो यही है कि जितना कार्बन यहाँ पे होगा उतना ही कार्बन प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए, जितना हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही हाइड्रोजन प्रोडक्ट साइड में भी होना चाहिए, और जितना ऑक्सीजन आपके रिएक्टेंट साइड में होगा उतना ही आपके प्रोडक्ट साइड में भी होना ही चाहिए। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एलिमेंट्स तो हमने पढ़ा अभी कि एलिमेंट्स तो बदल नहीं जाते और ना ही उनकी संख्या कम होगी, दूसरी तरफ भी उड़ जाएंगे वो बात अलग है, लेकिन अगर हम एक स्टोर्ड एक कंट्रोल्ड वे में केमिकल रिएक्शन को अंजाम दे रहे हैं तो किसी भी चीज़ को एस्केप करने का कोई मौका नहीं होता है। ठीक है, तो सीधी सीधी बात तो यही है कि मास जो होगा वो कभी भी चेंज नहीं हो सकता है। 6 कार्बन का मास 1 कार्बन का मास बराबर तो नहीं होगा, यानी कि दूसरी तरफ भी 6 कार्बन होने चाहिए तभी इसका मास बराबर होगा। तो कोई भी रिएक्शन कैसे होता है, तो जैसे ये बेसिक सा एक रूल है A+B है, ये बना देगा आपका C+D। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हम लोग क्या देखेंगे, क्या है, ये रिएक्टेंट है और दूसरी तरफ क्या है, हमारा प्रोडक्ट है। ठीक है, एक सिंपल सा रिएक्शन देखते हैं हम लोग, जैसे कि Na+Cl2, ये क्या देता है, NaCl, इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन सॉल्ट। जो कॉमन सॉल्ट होता है वो हमेशा NaCl से मिलता है, जो कि C से मिलता है। ठीक है, तो कोई भी बैलेंस रिएक्शन क्या होती है, तो हम लोग देख लिया कि बोथ साइड ऑफ द केमिकल इक्वेशन, जब सारे एटम्स बराबर संख्या में हो तो उसको हम लोग बोलते हैं कि जो केमिकल इक्वेशन है वो क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। ठीक है, सीधी सीधी बात ये भी है कि जो अमाउंट है मास का, कंजर्वेशन ऑफ मास, वो हमेशा बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्यों किया जाता है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यहीं पे आती है कि ये क्यों किया जाता है। ठीक, तो कोई भी केमिकल स्टडी को हम लोग 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। पहली होती है क्वांटिटेटिव स्टडी और दूसरी होती है क्वालिटेटिव स्टडी। तो क्वांटिटेटिव स्टडी में हम लोग ये देखते हैं कि किसी रिएक्शन को होने में अगर मेरे पास 10 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसको वाटर बनाने में हमें कितना ग्राम हाइड्रोजन लगेगा। ठीक है, तो ऐसी स्टडी को, मतलब कितने ग्राम, कितना वेट, कितना कंसंट्रेशन, ऐसी स्टडी को हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव स्टडी। और जो दूसरी स्टडी होती है क्वालिटेटिव स्टडी, उसमें हम लोग देखते हैं कि रिएक्शन से क्या होगा। ठीक, ऐसे ऐसी कंडीशन रखेंगे, ऐसी टेम्परेचर, ऐसा प्रेशर, ऐसी वॉल्स बनाएंगे, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएंगे तो क्या होगा। तो अलग अलग वैरायटी की चीज़ों को जब हम स्टडी करते हैं तो उसको बोलते हैं हम लोग क्वालिटेटिव स्टडी। ठीक, तो ये जो बैलेंस केमिकल रिएक्शन है वो कहाँ यूज़ होती है, तो वो यूज़ होती है हमेशा क्वांटिटेटिव स्टडी में। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है आपके क्लास 11th में एक कंसेप्ट आता है, मोल कंसेप्ट। जितनी भी फिजिकल केमिस्ट्री होती है वो ज़्यादातर हमारी क्वांटिटेटिव स्टडी के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक, और जितनी बची हुई केमिस्ट्री है जो कि रिएक्शंस से देखती है कि ये करेंगे तो क्या होगा, वो करेंगे तो क्या होगा, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिटेटिव स्टडी को फोकस करती है। ठीक है, तो एक क्वालिटेटिव होती है और एक क्वांटिटेटिव होती है। तो
किसी इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, तो इसको हम लोग देखेंगे एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तो एग्जाम्पल बहुत ही कॉमन सा एग्जाम्पल है रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आयरन जो होता है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, जो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है उसकी प्रेजेंस में, जो मॉइस्चर होता है उसकी प्रेजेंस में Fe2O3 यानी कि आयरन ऑक्साइड बना लेता है। ठीक, ये केमिकल रिएक्शन है, ये हमें पता है कि ऐसा होता है, आपने देखा होगा रस्टिंग कैसी होती है। ठीक, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे देखिए आयरन कितना है, एक, दूसरी तरफ आयरन कितना है, दो, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, दो, दूसरी तरफ ऑक्सीजन कितना है, तीन। तो जाहिर सी बात है कि ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं है। ठीक, तो इसको अगर हमें बैलेंस करना भी होगा तो हम कैसे स्टार्ट करेंगे, तो जो सबसे पहला स्टेप लेते हैं हम लोग वो यही देखते हैं कि भाई रिएक्टेंट में एटम कितने हैं और प्रोडक्ट में अलग अलग एटम्स कितने हैं। ठीक है, तो सबसे पहला यही है कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करिए और उनको लिख लीजिए कि भाई कितने कितने प्रेजेंट हैं दोनों तरफ। ठीक है, हमेशा याद रखिए कि अगर सब्सक्रिप्ट नहीं, ये जो छोटा सा नीचे की तरफ लिखा रहता है उसको बोलते हैं हम लोग सब्सक्रिप्ट, और जो इसके साथ नंबर जुड़ेंगे जैसे 2 हुआ, 3 हुआ, तो अगर बाहर नंबर लिखा जाता है तो उसको बोला जाता है कोफिशिएंट। ठीक है, तो ये जो सब्सक्रिप्ट होती है ये तो सीधे सीधे कंपोजिशन की बात आती है कि भाई कोई अगर ये प्रेजेंट है तो ये इसी फॉर्म में, इसी इसी अमाउंट में, इसी रेशियो में प्रेजेंस है, मतलब इस कंपाउंड में 2 आयरन है, 3 ऑक्सीजन है, तो ये इसी रेशियो में हमेशा मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो सब्सक्रिप्ट होती है हमेशा आप कभी भी इसको चेंज नहीं कर सकते। क्या आप रिएक्शन में चेंज कर सकते हैं तो वो उसका सिर्फ कोफिशिएंट है जो कि आप उसको चेंज कर सकते हैं। ठीक है, सब्सक्रिप्ट को कभी भी चेंज मत करिएगा, बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं कि आप सीधे सीधे सब्सक्रिप्ट चेंज कर देते हैं, सर इसको ये कर देते हैं उसको वो कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। आप सिर्फ और सिर्फ कोफिशिएंट लगा सकते हैं कभी भी बैलेंस करना हो तो। ठीक है, ऐसा क्यों, तो कोफिशिएंट क्या होता है कि वो पूरे में मल्टीप्लाई होता है, पूरे एटम में ही मल्टीप्लाई होता है। सब्सक्रिप्ट जो है वो सिर्फ और सिर्फ उसी पर्टिकुलर एटम के लिए होता है, और वो कंपोजिशन हो चुका है तो आप उसको वापस से चेंज नहीं कर सकते हैं, आप अलग से एटम नहीं बना सकते, आप अलग से मॉलिक्यूल नहीं बना सकते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन में। ठीक है, तो शुरू करते हैं इसको बैलेंस करना। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप हमने क्या किया कि भाई रिएक्टेंट कौन सा है, तो आयरन है और O2 है, और दूसरी तरफ हमारा प्रोडक्ट क्या है, Fe2O3। ठीक है, तो पहले हम लोग देखते हैं कि रिएक्टेंट साइड में कितने कितने एटम्स हैं। तो हमारे पास दो तरह के एटम्स हैं इस पूरे रिएक्शन में, पहला है Fe, दूसरा है हमारा ऑक्सीजन। ठीक है, पहला Fe, दूसरा ऑक्सीजन, यही दो एटम्स प्रेजेंट हैं। ठीक, तो रिएक्टेंट साइड में आयरन कितना प्रेजेंट है, तो रिएक्टेंट साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड, तो रिएक्टेंट साइड में आयरन है सिर्फ एक, सब्सक्रिप्ट 1 है यहाँ पे और कोफिशिएंट भी 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे कि यहाँ पे 1 है। ठीक है, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन कितना है, तो यहाँ देखो सब्सक्रिप्ट में लिखा गया है 2, इसका मतलब यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है, 2, तो इसके नीचे हम लोग लिख देंगे 2। ठीक है, फिर देखते हैं हम लोग प्रोडक्ट साइड में कितना है। ठीक, तो प्रोडक्ट साइड में अगर हम आयरन देखते हैं तो यहाँ पे देखिए सब्सक्रिप्ट में लिखा हुआ है 2, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 2। ठीक, ऑक्सीजन कितना लिखा हुआ है, तो 3, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3। ठीक है, तो सब हम लोग देख लिए कि रिएक्टेंट साइड में कितने आयरन के एटम्स हैं, 1 है, प्रोडक्ट में कितने हैं, 2 है। ठीक, फिर हम लोग देखेंगे कि प्रोडक्ट सॉरी ऑक्सीजन कितने हैं, तो रिएक्टेंट में 2 और प्रोडक्ट में 3। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करेंगे कि भाई हमें तो बैलेंस करना है। ठीक है, तो इसको बैलेंस करने के 2 स्टेप हो सकते हैं। ठीक, पहला तो ये कि यहाँ पे 2 आयरन है तो यहाँ पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हमारा काम हो जाएगा, आयरन बैलेंस हो जाएगा। हमको इंडिविजुअल एटम्स को बैलेंस करना है बेसिकली। ठीक, तो 2 तरीके हो सकते हैं, या तो हम पहले आयरन को बैलेंस करें या तो हम किसी ऑक्सीजन को बैलेंस करें। तो याद रखिए बहुत ही बेसिक सी चीज़ है ये। ठीक है, कभी भी किसी सिंगल एटम को बैलेंस पहले मत करिएगा, उसको सबसे बाद में बैलेंस करिएगा। ठीक है, सिंगल एटम को सबसे पहले मत करिएगा, सबसे बाद में करिएगा, और बाकी बचे हुए जितने भी हैं उनको सबसे पहले बैलेंस करिए, क्योंकि 1 में तो मैं कुछ भी मल्टीप्लाई कर दूंगा तो वो बैलेंस हो जाएगा। ठीक,
लेकिन जो अलग अलग नंबर्स के डेटा होते हैं, मतलब ऑक्सीजन में से 2 है और ये 3 है, तो इनको मल्टीप्लाई करना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। तो पहले इनको बैलेंस करिए, फिर इनको बैलेंस करिए, ठीक है। तो अगर मैं इनको बैलेंस करना शुरू करूँ तो इसमें क्या करूँगा, मैं इंटू 3 कर सकता हूँ, और इसमें क्या कर सकता हूँ, इंटू 2 कर सकता हूँ। यानी कि जो नेक्स्ट नेक्स्ट हमारा, उसमें हमने क्या कर लिया कि Fe में, Fe तो वहीं रहा 1, और ऑक्सीजन कितना हो गया, आप देखिए 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3O2, यानी कि हमने क्या चेंज किया है, सिर्फ और सिर्फ उसका कोफिशिएंट, ठीक। अब जब भी मुझे इस प्रोडक्ट साइड में 2 का मल्टीप्लाई करना था, तो 2 मल्टीप्लाई तो भाई पूरे कंपाउंड में ही होगा, इसलिए इसका भी कोफिशिएंट चेंज करके हमने क्या कर दिया, पूरा का पूरा 2। अब ये 2 जो है वो पूरे के पूरे एटम में मल्टीप्लाई होगा, मतलब अब आयरन कितना रहा, आयरन अब हो गया है इस तरफ रिएक्टेंट साइड में 1, ठीक, और प्रोडक्ट साइड में हो गया है 4। ऑक्सीजन अब कितना है 6, और इस साइड भी कितना हो गया है अब 6। अब इसको बैलेंस करना और भी ज़्यादा आसान है। अब क्या करें, इसमें सीधे सीधे 4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो यहाँ पे अगर हम लोग 4 लिख देंगे तो ये पूरा का पूरा रिएक्शन जो है वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि ये क्या है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है, ठीक है। तो इस तरह से बैलेंसिंग करिएगा। याद रखें हमेशा 1 को सबसे बाद में बैलेंस करना चाहिए, बाकी सारे नंबर्स को आप इधर उधर करके मल्टीप्लाई, ये जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आपको आएगा, ठीक है। पहले पहले आप लोग को रिएक्शन के प्रोडक्ट लिखने में दिक्कत होगी, ठीक, वो एक्सपीरियंस के साथ ही आ सकता है। जितना ज़्यादा आप पढ़ते जाएंगे उतना ज़्यादा आपको रिएक्शंस याद होते जाएंगे, या पता चलता जाएगा कि किस तरह के रिएक्शन में क्या क्या होता है। स्टार्टिंग में हमेशा याद रखिए, कोई एक बेसिक रिएक्शन उठाइए और उसको बैलेंस करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। ये बैलेंस इक्वेशन है, क्यों, अब देखिए यहाँ पे भी कितना है, आयरन कितना हो गया 4 हो गया, ठीक, इधर भी कितना है 4 हो गया, ऑक्सीजन कितना है 6 हो गया, इधर भी कितना है 6 हो गया, ठीक है। केमिकली बैलेंस्ड इक्वेशन इसी को हम लोग बोलते हैं, ठीक। प्रैक्टिस के लिए मैं कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, आप करिए, इसको ज़रूर करिएगा, ठीक है। और आप अगर इसमें से कोई भी आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पोस्ट कर दीजिएगा, मैं आपको पूरा का पूरा आंसर दे दूंगा, ठीक है। प्रैक्टिस करिए, बिना प्रैक्टिस के ये बैलेंसिंग बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी, और इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। 2-3 नंबर 2-3 नंबर 2-3 नंबर हर साल बोर्ड में ये क्वेश्चंस आते ही हैं। तो इसको भूलिएगा मत कि ये भाई इसको नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं, बहुत ही ज़्यादा बेकार टॉपिक है, तो ऐसा मत करिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे कि रिएक्टिविटी सीरीज क्या होती है, ठीक है। इसी के बलबूते हमें पता चलेगा कि रिएक्शन किस तरह होता है, क्यों होता है, ठीक है। इसी तरह हम लोग जा रहे हैं अब क्वांटिटेटिव स्टडी से क्वालिटेटिव स्टडी की तरफ, यानी कि किस तरह की रिएक्टेंट के साइड पे प्रोडक्ट कैसा बनेगा, तो रिएक्शन किस तरह के होते हैं। और उसके बाद देखेंगे कि और ज़्यादा क्वेश्चन, और ज़्यादा तरीके से क्वेश्चन, अभी तो सीधे सीधे मैंने आपको इक्वेशन लिख के दे दी है, अब वर्ड्स में भी दूंगा, ठीक है। तो जब वर्ड्स में दूंगा तो आप इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद उसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अगला लेक्चर और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको मिस मत करिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल लिख सकते हैं, मैं सबका आंसर देने का पूरा ट्राई करूँगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।